हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने आपकी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से पाठ 5वां। 5वें पाठ का नाम है गोवा जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा। देखेंगे हम पाठ के शुरुआत करने के पहले लेखक के बारे में परिचय। इनका जन्म 1973 उज्जैन में हुआ। परिचय: विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी कृतियां हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग, अमरनाथ की यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। अब देखेंगे हम लेखक जो है पाठ संबंधी, गद्य संबंधी क्या कहते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। देखो, गोवा गए हैं लेखक घूमने के लिए, तो वहाँ का उन्होंने वर्णन किया है, वहाँ के बीच का, वहाँ कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसे है, इसके बारे में उन्होंने पाठ में वर्णन किया है। हम देखेंगे एक एक करते करते वहाँ गोवा की विशेषताएं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न हो। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। लेखक कहते हैं कि गोवा का नाम लेते ही मन तरंगायित हो उठता है। मन तरंगायित हो उठना यानी प्रसन्न होना। वहाँ का आबो हवा ही ऐसा है, यानी वहाँ की हवा, वहाँ का पानी ऐसा है, वहाँ की जीवन शैली सब पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो पर्यटक अपने आप वहाँ खींचे चले जाते हैं। देश के कोने में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है गोवा, लेकिन तो भी वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे छोटे से राज्य के बारे में लेखक ने कहा है कि ऐसी ही गोवा की विशेषताएं सुनकर मैं भी उसकी ओर खींचा चला गया। लेखक इंदौर से गए हैं गोवा देखने के लिए, और वहाँ उनके साथ उनके साधु साहब यानी उनकी बीवी के बहन के पति, यानी वह भी अपना पूरा परिवार लेकर खंडवा से आए हैं। तो लेखक इंदौर से गए हैं और उनके साधु साहब खंडवा से आए हैं। अब देखेंगे हम कि वहाँ उन्होंने क्या क्या किया है, क्या देखा है। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें जा बैठे। लेखक कहते हैं कि 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से मैं रेल स्टेशन पर उतरा, तब सुबह हुई थी और सुबह का उजाला हो रहा था। एक टैक्सी वाला हॉर्न बजा रहा था और उसकी हॉर्न ने हम सबका जो हमें आकर्षित किया। तो सब हम पूरा परिवार फटाफट उस टैक्सी में जाकर बैठे। लेखक कहते हैं कि टैक्सी एक पतली सी गली से दौड़ रही थी। सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। तो लेखक कहते हैं वो शीतल हवा के झोंके से हमारा मन प्रसन्न हो गया। जो रेल का जो इतनी देर से हम जो रेल में बैठे बैठे आए थे, थक गए थे, वो थकान हमारी कहाँ की कहाँ मिट गई थी। सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है, और पर्यटन का एक अलग अपना आनंद होता है। वह आनंद पर्यटन करके सबको लेना चाहिए।
जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। हर एक के जीवन में, जीवन के रास्ते पर चलते वक्त छोटी बड़ी मुसीबतें आती रहती है और उन मुसीबतों से कभी झगड़ कर, कभी उस मुसीबतों को दूर रखकर हम अपना जीवन आगे चलाते रहते हैं। लेखक कहते हैं ऐसी उलझनों से भरे हुए जीवन में आराम पाने के लिए, निजात पाने के लिए पर्यटन के जैसा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, तो हमें पर्यटन करना चाहिए। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है, क्योंकि जहाँ हम रहे हैं पर्यटन के लिए, जहाँ जाएंगे वहाँ का वातावरण अलग होगा। तो बदला हुआ वातावरण होने के कारण मन तरोताजा होता है, शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि हमारे सब कामकाज अपने अपने घर, अपने अपने गांव में छोड़कर हम पर्यटन के लिए निकलते हैं। तो शरीर को भी आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, तो शरीर भी और मन भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। आगे जाकर लेके कहते हैं कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मंडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। लेखक कहते हैं कि हमारी टैक्सी गोवा छोड़कर 5 किलोमीटर दूरी पर एक बेनालियम नामक रिसोर्ट है, उसमें आकर रुकी। यह रिसोर्ट लेखक ने पहले ही बुक कर लिया है, तो उसकी औपचारिकता जो भी है, जो पेपर वगैरह बुक किया हुआ कुछ बताना है, वो सब दिखाकर वह अपने अपने स्यूट में चले गए, यानी टेंट बनाए रहते हैं, उसमें जाकर वह आराम के लिए गए। लेखक कहते हैं अब हम टेंट में गए हैं, टेंट से थोड़ा आराम करेंगे टेंट में और उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो उसके पहले मैं तुम्हें गोवा के बारे में बताना चाहता हूँ, गोवा की विशेषता बताना चाहता हूँ। तो बच्चों देखो गोवा की विशेषताएं क्या है वो याद रखना, जो अगर आपको प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा तो लिखना आना चाहिए। गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। उन पूरा गोवा की राजधानी पणजी है, जो मांडवा नदी के किनारे स्थित है। मांडवा नदी काफ़ी बड़ी है और वहाँ साल भर पानी रहता है उस नदी को, तो भी समुद्र का किनारा ज़्यादा मिला है गोवा को, तो समुद्र की हवा जो है उमस भरी, नमी भरी, वह गोवा में फैली रहती है। और उमस भरी हवा और नमी भरी हवा के कारण शरीर चिपचिपा रहता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं मुंबई जितना नहीं, क्योंकि दोनों में अंतर है। बम्बई में सिर्फ सीमेंट के जंगल है, गोवा में हरियाली दिखाई देती है और हरियाली के कारण ही वहाँ का चिपचिपापन कम है। और एक बात जाते जाते बोल रहे हैं कि वहाँ धूप तो बहुत तीखी होती है। तो लेखक ने इतनी सारी गोवा की विशेषताएं बताई है। तो लेखक कहते यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। और विशेषताएं बताई है, वहाँ समुद्र किनारा ज़्यादा होने के कारण समुद्र किनारे पर जो सफ़ेद रेती होती है और वहाँ के होटल महंगे हैं, क्योंकि पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो अपने आप जो है वह होटल महंगे हैं। वहाँ की जीवन शैली बहुत अच्छी है, ऐसा लेखक का कहना है। इनके बावजूद वह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत में समेटे हुए हैं, यानी वहाँ के लोगों ने अपनी जो सांस्कृतिक विशेषता है उसे संभाल कर रखा है, और यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह भी लेखक को अच्छी लगी है। यहाँ भी शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने, यानी लेखक कहते हैं यहाँ की शाम बहुत अच्छी होती है, तो शाम का आनंद लेने के लिए टेंट से बाहर निकलकर वह बेनालियम बीच पर जा रहे हैं। देखो जहाँ रहे हैं रिसोर्ट में, वहाँ से पास में ही है यह बीच, और उस बीच की खूबसूरती देखने के लिए सब उतावले हो गए हैं। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लगता रहा था। यानी लेखक कहते हैं कि दिन भर उमस भरी गर्मी थी और थकान भी थी, और थोड़ा आराम करने के बाद शाम के वक्त बीच पर जाना बहुत अच्छा लग रहा था।
रिसोर्ट से बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर थी और सब जल्दी जल्दी से चल रहे थे क्योंकि उनको जल्दी बीच पर जाना था, लेकिन जल्दी जल्दी चलकर भी वह अंतर कम नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे पाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कितनी देर चल रही है, ऐसा लगता है, लेकिन 1 किलोमीटर अंतर जितना चाहे उतना ही देर लगा रही है। और ऐसे करते करते लेखक कहते हैं हम अरब सागर देखने का उत्साह जो हमारे मन में था वो बढ़ रहा था और तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, यानी बीच नहीं दिखाई दे रहा था, उसके पहले लहरों की आवाज़ सुनाई दी। तो वह रणभेदी लहरों की आवाज़ सुनकर सब दौड़ पड़े, जो देखने के लिए उनका परिवार आया था पूरा परिवार दौड़ा और सड़क छूट गई थी। अब वह रेती में पैर धसे दौड़ रहे थे और रेत में दौड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जैसे ही एक पैर डालते वो रेत में धस जाता था, फिर उसे बाहर निकालना, फिर उठाकर आगे दौड़ना, यह थोड़ा मुश्किल था। लेकिन सब ताकत लगा लगा कर पैर उठा उठा कर दौड़ रहे हैं। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया, और खूबसूरत समुंदर देखते ही लेखक उसे जाकर लिपट गया ने पानी में डूब जो छलांग मारी उन्होंने। बच्चे जो छोटे थे वो रेत का घर बनाने में जुट गए थे। लहरें उनका घर गिरा देती तो दूसरी लहर आने के पहले वह नया घर बना लेते थे। और बच्चों में ये बात बहुत अच्छी है कि कभी हार नहीं मानते बच्चे। तो एक लहर आने के बाद जाने के बाद वह बनाया हुआ घर लेकर जाती थी, फिर बच्चे दूसरा घर बनाते थे, फिर दूसरी लहर आती थी, ऐसा कई बार चलता था। तो लेखक भी कहते हैं कि मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है, और ये बात सत्य है। मन में उम्मीद है, मन में आशा है तो हम कभी हारेंगे नहीं, हमारा हर काम संभव होगा, सफल होगा। और यही बताने का कार्य जैसे बच्चे और जो लहरें हैं वो कर रही है। शाम गहराने पर हम सब किनारे पर बैठ गए। गहराने यानी शाम का अंधेरा छाने लगा, तब सब पानी से निकलकर रेती में बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिट जाना ही नियति है। जैसे लेखक कहते हैं कि हर लहर हमें बता रही थी कि बनना और बनने के बाद मिटना यही नियति का खेल है, और ये बात सत्य है। हमने जन्म लिया है, हम मरने वाले हैं। फूल पौधे पेड़ सब तैयार होते हैं, नष्ट होते हैं, यानी बनना और बिगाड़ना, बनना और नष्ट होना यह नीति का खेल है, और यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ लेखक कहते हैं कि एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। वह दृश्य क्या है? लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यानी लेखक कहते हैं वहाँ और एक दृश्य दिखाई देता है किनारे पर बहुत अच्छा, पक्षियों की टीं 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 आवाज़। वह पक्षी वहाँ मौजूद है इसलिए कि जब लहर आती है और फिर अंदर चली जाती है पानी की लहर, तो जाते जाते वह कुछ मछलियाँ किनारे छोड़ जाती है, तो उन मछलियों को खाने के लिए वह पंछी वहाँ मौजूद रहते हैं और हवा के साथ उड़ते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। लेकिन कहता है कि तेज हवा में उड़ना उनको जब आसान नहीं लगता है तब वह किनारे पर बैठ जाते हैं सुस्ताने के लिए यानी आराम करने के लिए। वह थोड़ी देर के लिए जो है वह किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है, और किनारे पर कुत्ते भी बैठे रहते हैं। अगर कई पक्षी जो है वो पंछी बैठ गए तो कुत्ते वह मौका छोड़ते नहीं है, वह तुरंत उस मौके का लाभ उठाते हुए मौका मिलता ही कुत्ते उन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन किन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल जा पाती है, क्योंकि झपट पड़ने वाले कुत्ते कितनी भी तेजी से झपटे
उड़ने वाले पंछी उससे भी ज़्यादा तेजी से उनके यहाँ से भाग निकलते। और लेखक कहता है कि बेचारे कुत्तों को बहुत कम सफलता मिलती है। पंछियों को तो बैठे बैठे बहुत सारी मछलियाँ खाने को मिलती है, लेकिन कुत्तों को बहुत सारे पंछी खाने के लिए नहीं मिलते। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सलैया का अच्छा मनोरंजन करते हैं। यानी यह सब कुत्तों का, पंछी का पहले बैठना, कुत्तों का दौड़ना, कुत्ते दौड़ने के बाद पंछियों का टी 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 आवाज़ करते हुए उड़ जाना, यह सब दृश्य देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता था। देखो, लेखक कहते हैं इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। यानी जैसे ही सूरज डूब गया, चंद्रमा निकल आया, चांदनियाँ निकल आई और उनका शीतल प्रकाश समुद्र पर छाने लगा। और समुद्र पर जब शीतल प्रकाश छाने लगा तो अलग ही दृश्य दिखाई देने लगा। पहले सूरज के प्रकाश का दृश्य और चंद्रमा की प्रकाश का दृश्य अलग सा लग रहा था। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। स्याह यानी देखो, स्याह यानी काला काला पानी दिखने लगा और डरावना, भयावह दिखने लगा, यानी डरावना सा दृश्य दिखने लगा। तो दोनों में अंतर क्या है वो बताया है कि सूरज के प्रकाश में और चंद्रमा की प्रकाश में जो पानी का, समुद्र का दृश्य है वो क्या अंतर पाता है वो बताया गया है। अब अगले दिन, अब वहाँ से वो उठे होंगे, फिर अपने रिसोर्ट पर गए होंगे, आराम किया होगा। फिर दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यानी लेखक कहते हैं कि यहाँ दो प्रकार से घूमने का तरीका है। एक बस से लोग घूमते हैं या बाइक लेकर घूमते हैं। बाइक लेकर घूमना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि पूरा परिवार था, बच्चे थे उसमें। इसके लिए लेखक कहते हैं हमने बस से घूमना ही मुनासिब समझा, यानी ठीक समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वाद भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यानी लेखक कहते हैं कि यहाँ ज़्यादातर सी फूड मिलता है, यानी मांसाहारी खाना मिलता है। तो जो शाकाहारी भोजन खाने वाले लोग हैं उनको सुस्वाद यानी स्वादिष्ट भोजन मिलना मुश्किल होता है, यानी दो चार होना पड़ता है, यानी जूझना पड़ता है। तो भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा यह कहा नहीं जाता। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब दो ढीली हो गई है। यानी लेखक कहते हैं कि शाकाहारी लोगों को भटकने के बाद भी अगर कहीं अच्छा भोजन मिला तो किस्मत खुल गई, लेकिन जेब ढीली हो जाती है। जेब ढीली हो जाना भी मुहावरा है और उसका अर्थ है जेब खाली होना, यानी बहुत महंगा खाना मिलता है। यह समस्या हमें पहले से पता थी। यानी लेखक कहते हैं कि जाने के पहले ही हमने थोड़ी पूछताछ की थी, तो हमें पता था कि यह समस्या वहाँ जाने के बाद आ जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया था, इसलिए अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे और वहाँ जो रिसोर्ट में वहाँ रहते वहाँ ही भोजन करके वो बाहर निकलते थे। तो बाहर थोड़ा बहुत खाना खा लिया, कुछ खाया, कुछ नाश्ता वास्ता किया तो चल जाता था। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। यानी जब घर दूसरे दिन बाहर निकले हैं तो सबसे पहले अंजुना बीच में पहुँचे हैं। अब अंजुना बीच की विशेषताएं क्या है वह रेखांकित करके रखो। गोवा में छोटे बड़े करीबन 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। यानी 40 बीच देखने के लिए हम रहे तो मुझे लगता है कम से कम 8-10 दिन तो हमें रहना पड़ेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि उसमें से प्रमुख 7-8 जो बीच है वह अच्छे हैं और प्रमुख है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। तो अंजुना बीच की विशेषताएं क्या है, वह नीले पानी वाला है, पथरीला है यानी बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है
जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। यानी लंबी सी पहाड़ी होने के कारण दृश्य मनोरम दृश्य दिखाई देता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ जा रहता है। यानी नीला पानी जो है पानी बीच का वो काले पत्थरों पर बिछ जाता है। तो आगे जाकर कहते हैं लेखक कि पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। पानी बार बार उन पत्थरों से टकराता है तो पत्थरों को भी छेद किया है पानी ने, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। बार बार पानी की चपेट में आने के कारण वो पत्थर कमज़ोर हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कोई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। यानी पानी लेखक कहते हैं कि समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से पत्थरों के बीच में पानी भर गया है और जो है समुद्र पीछे हट गया है, यानी बहुत पानी अंदर अंदर जा रहा है। इससे वहाँ कोई न अपना घर बना लिया है, यानी कई लोगों ने वहाँ घर बना लिया है, वहाँ के रहने वाले लोगों ने। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यानी उस पत्थरों पर काई जमी हुई होगी, तो काई पर अगर पैर फिसलने का बहुत डर होता है, लेकिन लेखक कहता है संघर्ष ही जीवन है, तो उसमें खुद को बचा बचा कर घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। यहाँ जो युवा यानी जो युवक युवतियाँ आती है वह तो अपनी मस्ती में डूबी रहती है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने का दिशा दर्शन में देने में ही चला जाता है। यानी लेखक कहते हैं कि युवक युवतियाँ हैं उनको तो किसी को देखना नहीं है, किसी को जानना नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं, लेकिन परिवार जो आए हैं वो परिवार अपने बच्चों को संभालने में, उनको सावधानी बरताने के लिए बताने में, दिशा दर्शन यानी मार्गदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। तो देखो लगे रहते हैं। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। यानी लेखक कहते हैं समुद्र का ही किनारा है जो है पहला वाला बेनालिम बीच या दूसरा वाला अंजुना बीच, लेकिन दोनों का सौंदर्य अलग अलग है और दोनों भी खूबसूरत है। बेनालिम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है, क्योंकि वहाँ स्थानीय इतना गोवा में रहने वाले लोगों को इतना नहीं लगता है, इतनी नहीं मछलियाँ लगती है, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक होते हैं कि जितनी भी मछली पकड़ी जाए उतनी सारी की सारी जो मछली है वहाँ की स्थानीय बाज़ारों में बेची जाती है। तो रिसोर्ट वाले होटल वाले उसे खरीद लेते हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, यानी गोवा से बाहर उन्हें भेजा नहीं जाता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। दोनों में अंतर बताया है। तो अंजुना बीच नीले पानी वाला है और गहरे पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है और इसलिए बॉलीवुड के लोगों की यह पहली पसंद है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद यानी दोनों जगह व्यवसाय होते हैं। एक जगह मछलियाँ पकड़कर उनको बेचना और दूसरी जगह जो है फिल्में बनाना, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। पणजी शहर में पूरा परिवार घूमता रहा। घूम कर जब घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड़ बीच पहुँचे। कलिंगुड़ देखो सुबह एक बीच देखा, बीच में धूप बहुत होती है तो पणजी शहर घूमते रहे। शाम होते ही धूप कम होने के बाद वह कलिंगुड़ बीच पर पहुँचे हैं।
अब कलिंगुड बीच की विशेषताएं क्या है? यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह उसकी विशेषताएं है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा किनारा पैदा हुआ है, उसे बहुत बड़ा रेतीला हिस्सा मिला है 3-4 किलोमीटर का, तो पर्यटकों की संख्या वहाँ बहुत होती है। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है, और जहाँ पर्यटक ज़्यादा वहाँ स्थानीय लोगों का व्यवसाय भी ज़्यादा, तो व्यवसाय करने वाले लोग भी वहाँ ज़्यादा है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, यानी लेखक कहते हैं कि वहाँ कुछ वाटर के पानी के खेल भी है जो हैरत अंगज है, यानी हैरान करने वाले खेल है। देखकर हम हैरान रह जाते हैं, जिन्हें देखने में भी आनंद आता है। खेलने वालों को तो आनंद आता ही होगा, लेकिन सिर्फ देखना है तो देखने वालों को भी आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार, यानी खेलना पसंद करते हो तो खेल सकते हो, वरना आंखों से देखने का जो मज़ा है वह भी ले सकते हो। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेखक कहते हैं मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, और आगे जाकर कहते हैं रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते। हाँ, मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में है, यानी पैराग्लाइडिंग में है, जो बहुत ही अच्छा लगा, रोमांचक लगा है लेखक को। सबसे बड़ा खेल काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना, यानी फ्लाइंग राइडिंग से ऊपर उड़ना और ऊपर से समुद्र को देखना, यह बहुत ही रोमांचकारी था, ऐसा लेखक का कहना है। जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी, यानी डरावना भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम, यानी बहुत दूर दूर तक नीचे देखा जाए तो सिर्फ पानी 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 दिखता है, और तेज हवा, ऊंचा होने के कारण, ऊंचाई पर होने के कारण तेज हवा और रस्सी में लटके हुए हम। डरावना ही होगा ये दृश्य। हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, यानी मन में डर भी था और इतनी खुशी, कभी इतना अलग सा दृश्य कभी देखा नहीं था, इसलिए खुशी भी थी इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। यानी डर इस बात का था कि अगर छूट गए तो बस छूट गए, जिंदगी खत्म। और दूसरी खुशी की बात यह थी कि ऐसा रोमांचकारी दृश्य पहली बार देख रहे थे, सचमुच अद्भुत दृश्य था। ऐसा दृश्य उन्होंने देखा है। आगे देखेंगे। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। 4-6 दिन लेखक और लेखक का पूरा परिवार रहा है, लेकिन 4-6 दिन यही दिनचर्या थी। क्या दिनचर्या थी, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखो। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना, वहाँ भी स्विमिंग टैंक होंगे, उसमें तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। लेखक कहते हैं एक दिन हमने कोलवा बीच गए थे तो वहाँ हमने बोटिंग भी की। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी, तो कोलवा बीच में डॉल्फिन मछलियाँ देखने के लिए मिली। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने भी ज़्यादा आनंद लिया, यानी वह ज़्यादा डॉल्फिन मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी थी, लेकिन तो भी बच्चों ने इसका आनंद बहुत अच्छे से लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा, अब देखो इस परिच्छेद में लेखक वहाँ के त्योहार और वहाँ के लोगों का त्योहार मनाने के तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। दशहरे के समय में लेखक का परिवार गोवा में था। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा पर पर्व का मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। यानी जैसे कई शहरों में गरबा खेलने का, देवियों की घट स्थापना करने का
त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही वहाँ भी किया जाता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता, कई कई रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन गोवा में कहीं भी दशहरे के समय में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। ऐसा ही यहाँ भी होता है। हाँ, ये सुबह रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, गरबा खेला जाता है, देवियों को की घट स्थापना होती है। सुबह से लोग अपने अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। और मुझे लगता है कि भारत में कई जगह दशहरे के दिन अपने घर के वाहनों की पूजा की जाती है, वैसे ही गोवा में भी की जाती है। और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर से ले जाई जाती है और पालकी घुमाई जाती है। और उस पालकी को घुमाने के बाद लोग क्या करते हैं, एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी होता है, वैसे ही सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। वैसे गोवा की भी बहुत अच्छी सांस्कृतिक परंपरा है, ऐसा लेखक का कहना है। आगे देखेंगे हम। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। लेखक कहते हैं कि 5-6 दिन में रहा, इतने में पूरे गोवा को मैं समझ नहीं पाया, ना पूरा गोवा देख पाया। लेकिन जितना गोवा मैंने देखा उतने में मैंने यह समझा कि इसमें पश्चिमी फैशन जरूर है, लेकिन वह सब पश्चिमी फैशन और सभ्यता में बसा हुआ राज्य है, लेकिन तो भी भारतीय संस्कृति को उसने आत्मसात किया है और उसे वह संभाल कर रख रहा है। यह गोवा की विशेषता है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो। यानी लेखक कहते पर्यटक वहाँ आते हैं तो फैशन के रंग में रंगते हैं और चले जाते हैं। वहाँ आने के बाद गोवा की फैशन करते हैं, लेकिन फिर अपने गांव जाते वक्त वह फिर अपनी संस्कृतियाँ पास साथ लेकर चले जाते हैं, रंग कर चले जाते हैं। लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। लेखक कहते हैं कि वहाँ आने वाले लोग अपनी अपनी संस्कृतियाँ दिखाते हैं, अपनी अपनी फैशन दिखाते हैं, तो भी जो गोवा के लोग हैं, जो गोवा के स्थानीय यानी गोवा के हमेशा के रहने वाले लोग, वह लोग अपने अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली पकड़े हुए हैं। यह यहाँ की विशेषता है। चलो बच्चों, मैंने अभी आपको पूरा पाठ समझा दिया है, अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। वहाँ हर एक बीच की विशेषताएं बताई है, गोवा की विशेषताएं बताई है, और स्थानीय लोगों ने संस्कृति को कैसे पकड़ कर रखा है वह भी बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पाठ का स्वाध्याय और पाठ के शब्दार्थ वगैरह देखेंगे। अब देखेंगे हम पाठ के शब्दार्थ। आबो हवा यानी जलवायु, खाना पूर्ति यानी औपचारिकता पूरी करना, हरितिमा यानी हरियाली, सैलानी सैर सपाटा करने वाले पर्यटक, सुस्वाद यानी स्वादिष्ट। यहाँ मुहावरे है, मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना, निजात पाना, मुक्ति पाना, 2-4 होना, जूझना, जेब ढीली होना, जेब खाली होना, या बहुत अधिक खर्च होना। इनका वाक्य में प्रयोग करके मैंने दिया है। यहाँ मुहावरा है, अर्थ है, वाक्य में प्रयोग मैंने किया है, वह लिख कर लेना। पहला, पिता की सैर जाने की बात सुनकर बच्चों का मन तरंगायित हुआ। परीक्षा होते ही बच्चों ने पढ़ाई से निजात पाया। अगला वाक्य है, रात के वक्त लोग चोरों से 2-4 हो रहे थे। चौथा, महीना पूरा होते होते ही पिताजी की जेब ढीली हो जाती है। अब देखेंगे अगला स्वाध्याय का हिस्सा। पहली कृति है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। पाठ पढ़ाते वक्त मैंने कहा था ऐसी जगह पर पाठ में अंडरलाइन करके रखना। बच्चों देखो, यहाँ के जो प्रश्न हैं उनके तो उत्तर मैंने दिए हैं, तो वो फिर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
तो देखेंगे हम दिनचर्या कैसी थी। सुबह सुबह जल्दी उठना, शाम को थकान मिटाने के लिए रिसोर्ट के पूल में तैरना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूमना फिरना। इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। दूसरी कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। पहला है आबोहवा, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है सांस्कृतिक और चौथा है जीवन शैली। अगला लिखिए, नीले पानी वाला पथरीला अंजुना बीच, रेतीला तथा उथला बेनालियम बीच, सबसे लंबा कोलिंगुड बीच और मछुआरों की पहली पसंद बेनालियम बीच। अगली कृति देखेंगे हम। सूची बनाइए। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य कौन कौन से वो मैंने लिखे। यहाँ का क्षेत्र हरियाली से भरा है। गोवा में छोटे बड़े 20 करीबन 40 बीच है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उतला है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला खूबसूरत है। आगे जाकर अगली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। मैंने यहाँ 2 दी है। एक, रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, यह अलगता है। और दूसरा, एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर दशहरे के दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये भी लिख सकते हो आप कि वहाँ शाम के वक्त मंदिर से पालकी घुमाई जाती है। ये भी लिखा तो भी चलेगा। अब देखेंगे हम बेनालिया बीच, अंजुना बीच और कलिंगुड बीच की विशेषताएं क्या क्या है। पहले बेनालिया बीच रेतीला है, अंजुना बीच नीले पानी वाला है और कलिंगुड भी रेतीला है। बेनालिया उतला है, अंजुना पथरीला है और कलिंगुड सबसे लंबा है। बेनालिया मछुआरों की पसंद है, अंजुना बॉलीवुड की पसंद है और कलिंगुड स्थानीय लोगों की पसंद है। इस प्रकार जो है मैंने सबकी विशेषताएं दी है। आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख कर रखो। स्वाध्याय आगे जाकर सोचिए और लिखिए। दृश्य शब्द के विलोमार्थी शब्द लिखना है, प्रत्यययुक्त शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है और उपसर्गयुक्त शब्द। दृश्य शब्द का विलोम शब्द है अदृश्य, उपसर्गयुक्त शब्द है अदृश्य और प्रत्यययुक्त शब्द है दृश्यमान और पर्यायवाची शब्द है नजारा। आगे देखेंगे हम। यहाँ एक स्वमत दिया है। अपने विचार लिखिए का मतलब स्वमत होता है। स्वमत यानी आप अपने विचार लिख सकते हो, लेकिन आपका काम आसान करने के लिए मैंने यहाँ अपने विचार लिखे हैं। यही विचार आप लिख सकते हो। विषय है प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान। इस विषय पर अपने विचार लिखना है। प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक सुंदरता ईश्वर का अनोखा उपहार है। उसे सुंदर बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति का सौंदर्य और अस्तित्व समाप्त ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना, प्रकृति की निस्वार्थ भाव से सहायता करना, प्रकृति का नुकसान पहुंचाने वालों को सबक सिखाना तथा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाना, कहीं भी कूड़ा कचरा फेंकने की आदत पर रोक लगाना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने वालों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। इस तरह मैं प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने में अपना योगदान करूँगा। इस प्रकार स्वमत लिखना है। आगे जाकर देखिए भाषा बिंदु है। भाषा बिंदु यानी हमेशा भाषा बिंदु यानी व्याकरण होता है। यह प्रश्न दिया है, कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को
भेद तो सहित लिखिए। लेकिन देखो बच्चों, जो पाठ्यपुस्तक मंडल का जो नियम बदला है उसमें आपको प्रश्न पत्र में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के भेद लिखने नहीं है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ संज्ञा और विशेषण का वर्गीकरण करने वाले हैं, भेद नहीं लिखने वाले हैं। पहला, गाय संज्ञा है, भयभीत विशेषण है। अगला, पानी संज्ञा है, नीला विशेषण है। दूध संज्ञा है, 10 लीटर विशेषण है। छात्र संज्ञा है, 40 विशेषण है। लोग संज्ञा है, कुछ विशेषण है। जमीन संज्ञा है, 2 गज विशेषण है। पानी संज्ञा है, वही विशेषण है। आगे जाकर लड़का संज्ञा है, यह विशेषण है। यह हो गई तालिका। अब आगे जाकर सहायक क्रिया के बारे में प्रश्न है, उसे भी मैंने हल किया है, ध्यान से देखिए। दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उसका अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए, अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग दिया ही है उन्होंने, तो मैंने नहीं किया है, लेकिन आपको सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग आता नहीं। हमेशा सहायक क्रिया पहचानने के लिए ही आती है, तो मैंने पहचान कर दिया है। लेकिन मैंने जैसे उत्तर लिखा है उसी ढंग से उत्तर लिखना जरूरी है। पहला वाक्य है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। यहाँ उत्तर है सहायक क्रिया पड़ी, पढ़ना। दूसरा वाक्य है, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। उत्तर है सहायक क्रिया जाता, जाना। तीसरा वाक्य है, हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सीट चले गए। यहाँ उत्तर है सहायक क्रिया गए, जाना। चौथा वाक्य है, फिर भी धूप तीखी ही हो जाती है। सहायक क्रिया जाती, जाना। अगला है वाक्य, सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत में समेटे हुए है। यहाँ सहायक क्रिया हुए, होना। अगला वाक्य है, इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। सहायक क्रिया लगे, लगना। अगला वाक्य, अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अगला उत्तर है सहायक क्रिया लगा, लगना। अंतिम वाक्य है, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो उत्तर है सहायक क्रिया लगी, जाती, जाना। इस प्रकार का सहायक क्रिया का प्रश्न हो गया। बच्चों देखो, अब एक ही उपयोजित लेखन बचा है। इसमें प्रश्न दिया है आपको, विजया मोहिते वरदा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करती है। पूरा पत्र मैंने लिख कर दिया है, वैसे का वैसा लिख लो। दिनांक 15 जुलाई 2024। उसके बाद एक पंक्ति छोड़ना है, प्रति माननीय व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर। उसके बाद उनकी ईमेल आईडी। विषय है आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करते हुए पत्र। महोदय, दूसरा परिच्छेद जो है अगला वो आगे लिखना है, मैं विजय मोहिते कोल्हापुर निवासी हूँ। मुझे महाराष्ट्र टाइम्स समाचार पत्र से पता चला कि आपके औषधि भंडार में आयुर्वेदिक औषधियों पर भारी छूट दे रहे हो। मुझे निम्न औषधियाँ कुरियर द्वारा भेज दीजिए। औषधियाँ है, एक च्यवनप्राश 1 किलो, शहद आधा किलो, आयुर्वेदिक बाम 100 ग्राम। उपरयुक्त यानी जो ऊपर लिखी हुई औषधियाँ है, भेजने के लिए मेरा पूरा पता नीचे लिख रहा हूँ, तो उस पते पर औषधियाँ भेज दीजिए। तो पूरा पता लिया, आपका ग्राहक विजय। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर पूरा पता देना है, विजय मोहिते वरदा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर। फिर विजय की ईमेल आईडी देनी है।
यहाँ पूरा पत्र हुआ है। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने समास को लेकर जहाँ पत्र शुरू किया है वहाँ शुरू कीजिए, जहाँ मैंने लाइन छोड़ने के लिए कहा है वहाँ लाइन छोड़िए, जहाँ अल्प विराम दिया है अल्प विराम दीजिए, और जहाँ पूर्ण विराम दिया है वहाँ पूर्ण विराम दीजिए। इतना सब अगर ठीक ढंग से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे अंक पत्र में मिल सकते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से अपना लेखन कार्य करो और पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ाई करो। और मैंने तो पूरा पाठ पूरा काम आपका आसान कर दिया है, आपको सिर्फ अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ यह पाठ पूरा होता है। गोवा जैसा मैंने देखा यह पाठ पूरा होता है। अब अगले पाठ को लेकर अगली कविता है आपके पाठ्यपुस्तक में। अगली कविता है गिरिधर नागर। वह कविता लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।